अब देखते हैं अपन मुख्य मुख्य डेफिनेशन। तो विपणन क्या है? तो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को जानने, उनके अनुरूप उत्पादन करने और ग्राहक तक वस्तुएं पहुंचाने जैसी समझ संगठनात्मक प्रक्रियाओं का समूह है। और इस ये फिर इसमें और आधुनिक और परंपरागत में डिफरेंस देखते हैं। तो ये सीमित अवधारणा है, परंपरागत वाली आधुनिक है व्यापक। फिर उत्पाद पे ध्यान देते हैं परंपरागत में, और यहाँ पे ग्राहक की आवश्यकता पे। परंपरागत में बिक्री पे, और आधुनिक में समन्वित विपणन विवरण प्रयास किया जाता है विपणन के। और परंपरागत में उत्पादन के बाद शुरू होती है, आधुनिक उत्पादन से पहले शुरू होती है। परंपरागत अधिक बिक्री कर लाभ कमाना उनकी लक्ष्य होता है। आधुनिक में ग्राहक की संतुष्टि से लाभ कमाना होता है। परंपरागत में ग्राहक संतुष्टि पे ध्यान केंद्रित नहीं करता, और आधुनिक वाला ध्यान केंद्रित करता है। फिर अपन को एक डेफिनेशन लिखनी है, तो विपणन की आधुनिक अवधारणा। तो यहाँ पे बताएंगे ये ग्राहक प्रधान अवधारणा है। इसमें उत्पादन से पूर्व ग्राहकों उपभोक्ताओं की आवश्यकता इच्छाओं का अध्ययन किया जाता है, तथा इसके पश्चात विभिन्न विपणन गतिविधियां, उत्पाद स्थान, मूल्य और संवर्धन का समायोजन किया जाता है। ठीक है, तो अपन ये लिख देंगे इसमें डेफिनेशन में। क्या है? ये ग्राहक प्रधान अवधारणा है। इसमें उत्पादन से पूर्व ग्राहकों उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं का अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात विभिन्न विपणन गतिविधियां, उत्पाद स्थान, मूल्य संवर्धन का समायोजन किया जाता है। फिर बिक्री अवधारणा क्या है? गुणवत्ता और प्रचार प्रसार पे ध्यान दिया जाता है बिक्री अवधारणा पे। उत्पाद अवधारणा में उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी बनाने पर ध्यान दिया जाता है। उत्पादन अवधारणा में जब उत्पाद सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो तो आसानी से बेचा जा सकेगा, इस पर ध्यान दिया जाता है। विपणन अवधारणा उपभोक्ता की इच्छा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करना है। सामाजिक विपणन है ग्राहकों की संतुष्टि एवं संस्था के लक्ष्यों के साथ साथ संपूर्ण समाज के हित और कल्याण पर वृद्धि कल्याण संपूर्ण समाज के हितों व कल्याण में वृद्धि पर बल दिया जाता है। और संधारणीय विपणन में उन समस्त सेवाओं और विचारों को बढ़ावा देना है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अपन को ये याद रखना है। फिर विपणन प्रबंध दर्शन में अंतर क्या है? तो अपन वही बताएंगे कि इनका उत्पादन कहाँ से शुरू होता है? कारखाने से प्रारंभ बिंदु है। और इनका मुख्य उत्पादन अवधारणा में प्रारंभ बिंदु है कारखाना, मुख्य बिंदु केंद्र है उत्पाद की मात्रा, साधन है उत्पाद की उपलब्धता एवं क्रय क्षमता। फिर समाप्ति होती है उत्पादन की मात्रा द्वारा लाभ अर्जन के। फिर उत्पाद अवधारणा कारखाने में शुरू होती है। फिर मुख्य केंद्र बिंदु है उत्पाद की गुणवत्ता, निष्पादन उत्पाद का स्वरूप। ठीक है, और साधन है उत्पाद में सुधार। समाप्ति होती है उत्पाद की गुणवत्ता से लाभ कमाना। फिर विक्रय अवधारणा ये कारखाने से शुरू होती है और उत्पाद में वृद्धि करना होता है। इसमें साधन है विक्रय और विक्रय परिवर्तन पर ध्यान दिया जाता है। समाप्ति होती है विक्रय की मात्रा से लाभ कमाना। फिर विपणन अवधारणा है ये बाजार इसका प्रारंभ बिंदु है, मुख्य केंद्र है इसका उपभोक्ताओं की आवश्यकता, साधन है एकीकृत विपणन, और समाप्ति होती है ग्राहक की संतुष्टि से लाभ। फिर समाज अवधारणा में बाजार से शुरू होती है, मुख्य केंद्र बिंदु उपभोक्ता की आवश्यकता तथा समाज कल्याण है, और साधन है एकीकृत विपणन। समाप्ति होती है उपभोक्ता संतुष्टि व कल्याण से लाभ। फिर एकीकृत विपणन प्रयास क्या है? तो सभी विपणन रणनीतियों एवं संचार के माध्यमों का समन्वय, ताकि ग्राहक को सुसंगत प्रभावी संदेश मिल सके। और सभी विपणन माध्यम क्या है? जैसे टीवी, सोशल मीडिया, वेबसाइट, प्रिंट इवेंट्स को एक साथ जोड़कर समान संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है? एक ब्रांड पहचान मजबूत होती है, स्पष्ट और प्रभावी संदेश जाता है, विपणन चैनलों के बीच तालमेल बना रहता है, मार्केटिंग खर्च कम होता है और ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। फिर एकीकृत विपणन प्रयास के मुख्य घटक क्या हैं? तो इसके हैं सुसंगत संदेश पहुंचाना, बहु चैनलों से संचार करना, और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण हो और ब्रांड की एक रूपता हो। ठीक है, तो ये एकीकृत विपणन के प्रमुख घटक है। कौन से? सुसंगत संदेश, बहु चैनल संचार, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और ब्रांड की एक रूपता। यानी कि संदेश पहुंचाना है, चैनल बहुत सारे हों और ग्राहक केंद्रित हों और ब्रांड में एक रूपता हो। फिर एकीकृत विपणन प्रयास के विभिन्न कार्य क्या हैं? तो इसमें क्या विपणन शोध किया जाता है, ग्राहक की आवश्यकता, आदत, बाजार प्रतिस्पर्धा, नेटवर्क की कीमतों को ध्यान दिया जाता है, उत्पाद की योजना और विकास किया जाता है। फिर खरीदना कर और एकत्र करना कच्चे माल को। फिर पैकेजिंग, उत्पाद की आकार, माप एवं आकर्षण के बनाया जाता है। उत्पाद की आकार को माप और आकर्षण पे ध्यान दिया जाता है पैकेजिंग में। फिर मानकीकरण और श्रेणीकरण, आकार, रंग आदि के आधार पर उत्पादन के मानक तैयार करते हैं। फिर ब्रांडिंग, इसमें अलग नाम, चिन्ह और पहचान दी जाती है। फिर उत्पाद का मूल्य निर्धारण, तो लागत व ग्राहक क्षमता और प्रतिस्पर्धा
और लाभ, इन पे ध्यान दिया जाता है मूल्य निर्धारण पे। किस पे? लागत पे, ग्राहक क्षमता पे, प्रतिस्पर्धा पे और लाभ पे। फिर उत्पाद का संवर्धन, इसमें विज्ञापन, वितरण, उत्पाद का भौतिक स्थानांतरण शामिल है, और भंडारण, भंडारण में उत्पादन से ग्राहक तक पहुंचाने के भी सुरक्षित रखना, ठीक है। और विक्रय, फिर मूल्य प्रतिफल पे, कि मूल्य इतना हो कि प्रतिफल मिल जाए। और विक्रय पश्चात सेवाएं। तो एकीकृत विपणन के विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं? एक तो विपणन शोध करना, उत्पाद योजना बनाना, खरीदना, एकत्र करना, पैकेजिंग, मानकीकरण और श्रेणीकरण, ब्रांडिंग, उत्पाद का मूल्य निर्धारण, उत्पाद का संवर्धन, वितरण, भंडारण, विक्रय और विक्रय पश्चात सेवाएं। तो ये सब है। अब क्या ये सब एकीकृत विपणन में आते हैं? हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते हैं। एकीकृत विपणन प्रयास का मुख्य फोकस ग्राहक तक सही संदेश पहुंचाना है, लेकिन यदि उत्पाद गुणवत्ता, पैकेजिंग, कच्चे माल का सही चयन नहीं किया जाएगा तो विपणन प्रभावी नहीं होगा, ठीक है। और गुणवत्ता अगर अच्छी होगी तो ग्राहक दोबारा खरीदेंगे। फिर पैकेजिंग आकर्षक होगी तो पहली बार खरीदने की संभावना बढ़ जाएगी, और सही कच्चा माल होगा तो गुणवत्ता बेहतर होगी। फिर इसके महत्व क्या है? तो महत्व तो वही है, प्रतिस्पर्धी बनाता है, ठीक है। तो इसको अपन बांट देंगे, जैसे संगठन के लिए महत्व, ग्राहक के लिए महत्व और देश के लिए महत्व। संगठन को प्रतिस्पर्धी, आर्थिक विकास में भूमिका निभाता है, रोजगार संवर्धन, समय और स्थान की उपयोगिता, निर्णय क्षमता में सुधार, संसाधनों का प्रभावी उपयोग, दीर्घकालिक लाभ प्रदान करता है, उपभोक्ता तक गुणवत्ता युक्त वस्तुएं पहुंचाता है, ग्राहक संतुष्टि प्रदान करता है और मांग में वृद्धि करता है, ग्राहक के जीवन स्तर को बढ़ाता है, संगठन की ख्याति करता है। फिर विपणन मिश्र। तो विपणन मिश्र में क्या है? विपणन मिश्र के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विपणन मिश्र क्या है? विपणन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्पाद, मूल्य, वितरण और परिवर्तन की प्रक्रियाओं का उचित मात्रा में संयोजन ही विपणन मिश्र है। तो अपन को जो इस विपणन के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए अगर अपन उत्पाद, मूल्य, वितरण, परिवर्तन की योजनाएं, इनमें अगर सही से संयोजन करें तो वही विपणन मिश्र है। सेवा विपणन मिश्रण क्या है? तो सेवा का विपणन मिश्रण में आते हैं 7 पी: उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन। इसके अलावा 3 पी और आते हैं: लोग, प्रक्रिया और भौतिक सत्यापन। तो लोग, प्रक्रिया यानी कि पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो ये हैं। फिर उत्पाद। तो उत्पाद क्या है? वस्तुएं, सेवाएं और पदार्थ जिसका मूल्य है बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तावित है, संस्था के द्वारा लाभ अर्जन के उद्देश्य से निश्चित मूल्य पर उपलब्ध की गई वस्तुएं और सेवाएं उत्पाद कहलाती हैं। फिर कि अपन को देखना है इससे क्या होगा। उत्पाद 2-3 तरह के होते हैं, तो उपभोक्ता उत्पाद और एक औद्योगिक उत्पाद। उपभोक्ता उत्पाद भी होते हैं टिकाऊ और क्रय करने में श्रम कितना लगता है उसके हिसाब से। टिकाऊ टिकाऊ में भी आते हैं गैर टिकाऊ, टिकाऊ और सेवाएं। फिर एक आता है क्रय करने में श्रम में, जिसमें सुविधा उत्पाद, क्रय उत्पाद और विशिष्ट उत्पाद होते हैं। फिर उपभोक्ता उत्पाद क्या हैं? तो जिन्हें अंतिम उपभोक्ता या अथवा उपयोगकर्ता निजी आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्रय करता है। तो निजी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्रय करता है, जैसे साबुन, खाना पकाने का तेल, खाने की वस्तुएं, ये हो गई। फिर उपभोक्ता उत्पाद के प्रकार क्या हैं? तो सुविधा उत्पाद, क्रय योग्य वस्तुएं, विशिष्ट उत्पाद, ठीक है। तो ये हो गई उपभोक्ता उत्पादों के प्रकार। फिर सुविधा उत्पाद है, ये होते हैं जिन्हें उपभोक्ता बार बार खरीदता है, तुरंत खरीदता है और बिना अधिक श्रम के खरीदता है, जैसे सिगरेट, आइसक्रीम, दवाइयाँ, स्टेशनरी और का सामान, ये सब। और इन्हें थोड़ी मात्रा में खरीदा जाता है, प्रति इकाई का मूल्य कम होता है। फिर क्रय योग्य वस्तुएं कौन सी हैं? तो वे वस्तुएं जिनके क्रय के लिए उपभोक्ता अंतिम निर्णय लेने से पहले कई बार कई दुकानों पर जाके गुणवत्ता, मूल्य, बनावट आदि की तुलना करते हैं, जैसे कपड़े, गहने, फर्नीचर, रेडियो, टेलीविजन। फिर विशिष्ट उत्पाद कौन से हैं? वस्तुएं जिनमें कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके कारण क्रेता इन्हें खरीदना चाहता है और ब्रांड को अत्यधिक पसंद करता है, ठीक है। और उनके ब्रांड को अत्यधिक पसंद करता है, समय और श्रम लगाने को तैयार रहता है, जैसे दुर्लभ कलाकृति या फिर कोई विशेष रेस्टोरेंट। फिर टिकाऊपन के आधार पे उत्पाद कौन से हैं? तो टिकाऊपन के आधार पे होते हैं गैर टिकाऊ, ऐसे उपभोक्ता उत्पाद जिनका उपयोग एक बार अथवा कुछ ही बार किया जाता है, जैसे टूथपेस्ट, नहाने का साबुन आदि, और अधिक अधिक स्थानों पर उपलब्ध करवाया जाता है, भारी विज्ञापन करना होता है इनके खर्च। फिर टिकाऊ उत्पाद, ऐसे मूर्त उपभोक्ता उत्पाद जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, सिलाई मशीन, और ये लंबे समय तक चलते हैं। विक्रेता को इनकी बिक्री के लिए अधिक श्रम करना पड़ता है और बिक्री के बाद भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। फिर सेवाएं सेवाएं ये क्या अमूर्त होती हैं। सेवाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं के लाभ या संतुष्टि से हैं जिनकी बिक्री की जा रही है, ठीक है। तो सेवाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं के लाभ या संतुष्टि से हैं जिनकी बिक्री की जा रही है, जैसे कि बाल काटना, डॉक्टर या फिर वकील की सेवाएं आदि, ठीक है। तो ये हैं। तो ये क्रियाएं हैं जिनसे लाभ या संतुष्टि मिलती है लोगों को, सेवाएं। फिर औद्योगिक पदार्थ कौन से होते हैं?
औद्योगिक में आते हैं जैसे वे वस्तुएं, औद्योगिक में भी 3 आते हैं जैसे माल और पुर्जे, फिर पूंजीगत वस्तुएं और आपूर्ति एवं व्यावसायिक सेवाएं। तो माल और पुर्जे में तो आते हैं वे वस्तुएं जो पूरी तरह से विनिर्माताओं के उत्पादों का भाग बन जाते हैं, ठीक है। फिर आपूर्ति व व्यावसायिक सेवाएं भी होती हैं जो कम समय तक टिकने वाली वस्तुएं एवं सेवाएं जो तैयार उत्पाद को विकसित करने अथवा उनके प्रबंधन में सहायक होती हैं। तो ये अपन को बस ये याद रखना है कि जो तैयार उत्पाद को विकसित करने और उनके प्रबंधन में सहायक होती हैं वे होती हैं आपूर्ति और व्यावसायिक सेवाएं। इसमें जैसे रख रखाव एवं मरम्मत की वस्तुएं, परिचालन सहायक आपूर्ति, ये सब आ गई। फिर उत्पाद श्रृंखला, प्रोडक्ट लाइन। तो उत्पाद श्रृंखला की विशेषताएं, उत्पाद श्रृंखला क्या है? तो उत्पाद श्रृंखला है उत्पादों का निकट संबंधित एक समूह होता है। वो है एक कंपनी द्वारा एक ही ब्रांड के नाम के तहत बेचा जाता है, तो उत्पादों का निकट संबंधित एक समूह है। फिर इसकी विशेषताएं होती हैं जैसे समान उत्पादों का समूह होता है, मूल्य और गुणवत्ता में विविधता होती है, ब्रांड की एक पहचान होती है, आसान विपणन होता है और समान वितरण चैनल होते हैं इनके, ठीक है। फिर उत्पाद श्रृंखला का विस्तार। तो उत्पाद श्रृंखला के विस्तार से पहले अपन देख लेते हैं समान उत्पादों का समूह। तो ये एक ही बाजार या उपभोक्ता को टारगेट करने के लिए होते हैं। मूल्य और गुणवत्ता में विविधता, एक ही श्रृंखला में सस्ते और महंगे दोनों विकल्प हो सकते हैं। ब्रांड की पहचान, उत्पाद श्रृंखला ब्रांड को बाजार में स्थापित करने में मदद करती है। और आसान विपणन, एक ही रणनीति से पूरी श्रृंखला का प्रचार कर सकती है कंपनी। फिर समान वितरण चैनल, एक ही प्रकार के आउटलेट्स के माध्यम से विपणन। दो डिसीजन करते हैं इसमें, प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेच और प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। तो उत्पाद श्रृंखला का विस्तार, जब कोई कंपनी अपने मौजूदा उत्पाद श्रृंखला का विस्तार करके नए बाजार या ग्राहकों को टारगेट करती है तो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग कहते हैं। तो वे अपने मौजूदा उत्पाद लाइन में नए वेरिएंट जोड़ती है, जैसे अप मार्केट स्ट्रेच हो गया, डाउन मार्केट स्ट्रेच हो गया और टू वे स्ट्रेच हो गया। तो जब कोई कंपनी अपने मौजूदा उत्पादों से अधिक प्रीमियम में महंगे उत्पाद लॉन्च करती है तो अप मार्केट स्ट्रेच है। डाउन मार्केट में जब कोई कंपनी अपने मौजूदा प्रीमियम उत्पाद से सस्ते विकल्प लॉन्च करती है तो वो है डाउन मार्केट स्ट्रेच। और टू वे स्ट्रेच है जब कोई कंपनी अपने उत्पाद श्रृंखला का विस्तार दोनों दिशाओं में करती है, यानी सस्ते और महंगे दोनों उत्पाद लॉन्च करती है, ठीक है। फिर अप मार्केट स्ट्रेच का उद्देश्य है अधिक आय करने वाले ग्राहकों को आकर्षित करना। फिर डाउन मार्केट का है कम बजट वाले ग्राहकों को टारगेट करना। टू वे का है कि मतलब सस्ते और मतलब दोनों, मतलब कम और अधिक दोनों वालों को टारगेट करना। उदाहरण है अप मार्केट का मारुति सुजुकी नेक्सा, और डाउन मार्केट का है एप्पल का आईफोन एसी। टू वे स्ट्रेच का है टाइटन की वॉच, सोनाटा और नेबुला। फिर उत्पाद श्रृंखला पूर्ति, प्रोडक्ट लाइन फिलिंग क्या है? जब कोई कंपनी मौजूदा उत्पाद श्रृंखला के बीच नए उत्पाद जोड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, तो इसे प्रोडक्ट लाइन फिलिंग कहते हैं। अर्थात कंपनी के पास महंगे और सस्ते दोनों प्रोडक्ट हैं लेकिन बीच का कोई विकल्प नहीं है, तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करके इस गैप को फिल करती है। जैसे सैमसंग के स्मार्टफोन केवल गैलेक्सी एस और गैलेक्सी जे, तो ये हैं। पहले केवल एस और जे, गैलेक्सी जे हुआ करते थे, अब बीच में गैलेक्सी ए और एम सीरीज लाए हैं, ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं उत्पाद मिश्रण। उत्पाद मिश्रण क्या है? तो किसी कंपनी द्वारा पेश की जाने वाली उत्पाद श्रृंखलाओं और व्यक्तिगत उत्पाद या सेवाओं की कुल संख्या है। तो कंपनी द्वारा पेश की जाने वाली उत्पाद श्रृंखला या व्यक्तिगत उत्पाद या सेवाओं, तो सबका उत्पाद श्रृंखलाओं, व्यक्तिगत उत्पाद या सेवाओं की कुल संख्या होती है। उत्पाद वर्गीकरण या उत्पाद पोर्टफोलियो भी कहा जाता है। कुछ के पास कई उत्पाद लाइनें होती हैं और कुछ के पास सीमित होती हैं, ठीक है। अब उत्पाद मिश्रण, कंपनी दर कंपनी अलग होते हैं। उत्पाद मिश्रण कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कंपनी की आयु क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, संचालन का क्षेत्र क्या है और ब्रांड पहचान आदि, ठीक है। अब है ना, अपन उत्पाद मिश्रण को इसकी डेफिनेशन वो भी लिख सकते हैं कि उन सभी निर्णयों या गतिविधियों का योग है जो उत्पाद को उत्पादन करने में शामिल हैं, जैसे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ठीक है। तो ये है। अब अपन देखेंगे उत्पाद मिश्रण। तो उन सभी निर्णय गतिविधियों का योग है जो उत्पाद को उत्पादन करने में शामिल, जैसे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। फिर है उत्पाद मिश्रण के आयाम क्या हैं? तो इसके आएंगे कि तो चौड़ाई, लंबाई, गहराई। तो चौड़ाई क्या है? किसी कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को पेश की जाने वाली उत्पाद श्रृंखलाओं की संख्या है, ठीक है। जैसे आईटीसी खाद्य उत्पाद, तंबाकू उत्पाद, पर्सनल केयर और स्टेशनरी दे रही है। फिर लंबाई, लंबाई किसी फर्म की उत्पाद मिश्रण रणनीति में उत्पादों की कुल संख्या को दर्शाती है, ठीक है। तो लंबाई होगी कुल संख्या। फिर है जैसे कि आईटीसी के 12 हैं। फिर गहराई क्या है? किसी उत्पाद श्रृंखला में मौजूद विविधताओं की संख्या है। तो गहराई क्या है? किसी उत्पाद श्रृंखला में मौजूद विविधताओं की संख्या। तो ये है जैसे कोलगेट एक्टिव, कोलगेट सोल्ट, मैक्स फ्रेश, कोलगेट टोटल।
तो उत्पाद श्रृंखला में मौजूद विविधता, फिर है ये है। तो ये तो उत्पाद श्रृंखला के अंदर कितनी विविधता है उसको गहराई कहते हैं। लंबाई में उत्पादों की कुल संख्या, ठीक है, और चौड़ाई में तो क्या थी, उत्पाद श्रृंखलाओं की संख्या। अब स्थिरता क्या है, किसी एक उत्पाद श्रृंखला के उत्पाद एक दूसरे से कितनी निकटता से संबंधित है। तो किसी एक उत्पाद श्रृंखला में कितनी निकटता है, जैसे पतंजलि के टूथपेस्ट, शैम्पू, आटा, यहाँ सभी उत्पाद आयुर्वेद और प्राकृतिकता पे आधारित हैं, इसलिए इनकी उत्पाद स्थिरता उच्च है। और टाटा नमक, टाटा टी, टाटा मोटर्स अलग अलग उद्योग से जुड़े हैं, इसलिए इनकी उत्पाद स्थिरता कम है। ठीक है, तो ये हो गई। फिर ये अपन ने देख लिया, उसके आगे चलते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है, पहचान करने के लिए नाम, शब्द, प्रतीक या डिजाइन करने की प्रक्रिया है। तो उत्पाद की पहचान करने के लिए नाम की, शब्द की, प्रतीक की और डिजाइन करने की प्रक्रिया है। उत्पाद और वस्तुओं, सेवाओं की पहचान करने तथा प्रतियोगियों के उत्पादों से अंतर करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए लाइफ बॉय, एडिडास। ब्रांडिंग के दो घटक होते हैं, तो ब्रांड नाम और ब्रांड चिन्ह। ठीक है, अच्छे ब्रांड नेम की विशेषता, संक्षिप्त होना चाहिए, लाभ और गुणों का पता लग सके और नाम भिन्नता के लिए होना चाहिए। ठीक है, फिर पैकेजिंग, और ब्रांड नाम ऐसा हो कि पैकिंग, लेबलिंग की आवश्यकता हो, जिसमें विज्ञापन के विभिन्न माध्यम और विभिन्न भाषाओं में अपनाया जा सके। तो ब्रांड नाम ऐसा हो कि पैकिंग और लेबलिंग की आवश्यकताओं और विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों को और विभिन्न भाषाओं में अपनाया जा सके। ठीक है, फिर ब्रांड का नाम पर्याप्त लोच वाला होना चाहिए, जिसमें नए उत्पाद जोड़ा जाए तो उपयोग में लाया जा सके। फिर इसका पंजीकरण कराना आसान हो, ठीक है, और नाम टिकाऊ और सदाबहार हो और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखे हों। ठीक है, तो ये इसके होने चाहिए ब्रांड नाम के। संक्षिप्त हो, गुणों का पता लगे, भिन्नता हो। फिर ऐसा हो कि पैकिंग, लेबलिंग की आवश्यकताओं, विज्ञापन की आवश्यकताओं को विभिन्न भाषाओं में अपनाया जा सके। फिर ब्रांड का नाम पर्याप्त लोच वाला होना चाहिए, नए उत्पादों को जोड़ा जा सके जिससे नाम टिकाऊ और सदाबहार हो और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख के बनाया गया हो। फिर पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग गतिविधियों का समूह है जो उत्पाद के लिए उपयुक्त रैपर, कंटेनर, बैग इत्यादि को डिजाइन करने को निर्धारित करता है। तो पैकेजिंग क्या है, उत्पाद के लिए उपयुक्त 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 तो रैपर हो, कंटेनर हो और बैग इत्यादि को डिजाइन करने की निर्धारण करना है, जिससे उत्पाद को सुरक्षित, आकर्षक और ग्राहक तक सही स्थिति में पहुंचाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो उत्पाद को सुरक्षित रखने, आकर्षक दिखाने और ग्राहक तक सही स्थिति में पहुंचाने की प्रक्रिया। पैकेजिंग के उद्देश्य क्या है, सुरक्षा करना, आकर्षण, सूचना, सुविधा और ब्रांडिंग और बिक्री। तो ये हैं पैकेजिंग के उद्देश्य। ठीक है, सुरक्षा है और आकर्षण, सूचना, सुविधा, ब्रांडिंग, बिक्री। अब पैकेजिंग के कार्य, उत्पाद की पहचान करना, उत्पादन का संरक्षण करना, उत्पादन के उपयोग में सरलता लाना और उत्पाद प्रवर्तन करना। ठीक है, तो ये इसके कार्य हो गए। तो कार्य तो ये हैं कि पहचान करना, संरक्षण करना, उपयोग में सरलता और उत्पाद प्रवर्तन। फिर है बिक्री। अच्छी पैकेजिंग की विशेषताएं तो मजबूत और टिकाऊ हो, आकर्षक हो, सूचनागत हो, सूचनात्मक हो, पर्यावरण के अनुकूल हो और आसान उपयोग करने के लिए हो। तो ठीक है, खोलना बंद करना आसान हो। ठीक है, ये सब। फिर पैकेजिंग के प्रकार तो तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक, उत्पाद की सीधी पैकेजिंग, यहाँ है उत्पाद सबसे नजदीक होता है उत्पाद के और इसे ग्राहक सीधे खोलते हैं। ठीक है, तो यह उत्पाद के सबसे नजदीक है, तो इसे ग्राहक सीधा खोलते हैं। टूथपेस्ट की ट्यूब, माचिस की डिब्बी, कॉलगेट का रैपर, ये सब। ठीक है, फिर अपन देखिए द्वितीय पैकेजिंग। उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए एक अतिरिक्त परत उस समय तक रखा जाता है जब तक उत्पादन नहीं, सॉरी, जब तक उत्पादन का उपयोग शुरू ना हो, जैसे शेविंग क्रीम की ट्यूब या कोलगेट का बॉक्स। ठीक है, फिर तृतीय पैकेजिंग, ऐसी पैकेजिंग जो संग्रहण, पहचान और परिवहन और थोक वितरण के लिए आवश्यक होती है। संग्रहण के लिए, पहचान के लिए, परिवहन के लिए, थोक वितरण के लिए। फिर लेबलिंग। लेबलिंग क्या है, तो लेबलिंग है किसी उत्पाद की पैकेजिंग पर उत्पाद से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को प्रदर्शित करना। तो पैकेजिंग क्या है, उत्पाद से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को प्रदर्शित करना, जैसे कि उत्पाद का नाम, मूल्य, निर्माता, उत्पाद की विषय, उत्पाद के कार्य, उपयोग की पद्धति, बैच संख्या, वजन और उत्पादनकर्ता का नाम, उत्पादन और समाप्ति की तिथि। तो ये सब हो गया पैकेजिंग। विभिन्न सूचनाओं को प्रदर्शित करना पैकेजिंग पर। ठीक है, उत्पाद से संबंधित, उसको कहते हैं लेबलिंग। फिर उत्पाद के प्रवर्तन में सहायता, लेबलिंग का एक महत्वपूर्ण कार्य है, स्पष्ट करें। तो ये विक्रय संवर्धन योजना में लेबलिंग महत्वपूर्ण योगदान देती है। कैसे, सही रूप से अनुरूपित लेबल व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता है और लोग इसको क्रय करते हैं। फिर बिक्री संवर्धन संदेश लिखे होते हैं, जैसे घड़ी, डिटर्जेंट।
तो क्या है, ये व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता है, लोग क्रय करते हैं, जैसे बिक्री संवर्धन संदेश होते हैं, घड़ी डिटर्जेंट पे जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, फिर संबंधित समस्त जानकारियां देता है, वह वस्तु किस प्रकार अलग है इसका बोध कराती है, वस्तु की गुणवत्ता का आश्वासन देती है और कानूनी जानकारी देते हैं। तो ये हो गई लेबलिंग। तो अपन ने उत्पाद मिश्रण में क्या क्या चीजें देखी हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। तो अपन बताएंगे उत्पाद मिश्रण की डेफिनेशन फिर से, उन सभी निर्णयों या गतिविधियों का योग है जो उत्पाद को उत्पादन करने में शामिल है, जैसे कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ठीक है, तो ये है। फिर अपन चलेंगे उत्पाद जीवन चक्र। उत्पाद जीवन चक्र क्या है, तो उत्पाद जीवन चक्र है उत्पाद के विकसित होने से बाजार में प्रस्तुतिकरण और पतन तक की यात्रा की विभिन्न दशाओं को उत्पाद का जीवन चक्र कहा जाता है। तो विकसित होने, बाजार में प्रस्तुतिकरण करने और पतन की यात्रा तक विभिन्न दशाओं को उत्पाद का जीवन चक्र कहा जाता है। फिर वस्तु के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं उत्पाद जीवन चक्र का चक्र प्रबंधन। तो किसी उत्पाद को लगातार समर्थन और बनाए रखने के तरीकों की रणनीति बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं जीवन चक्र प्रबंधन, कि उत्पाद को लगातार तो समर्थन देने और बनाए रखने की तरीकों की रणनीति को बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं बाजार में स्वीकृति दर क्या है, आर्थिक प्रबंधकीय कारक, फिर तकनीकी परिवर्तन दर क्या है, प्रतिस्पर्धा क्या है, प्रवेश कैसा है। तो बाजार की स्वीकृति, आर्थिक और प्रबंधकीय कारक, फिर तकनीकी परिवर्तन दर, प्रतिस्पर्धा और प्रवेश। उत्पाद जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, बाजार में प्रस्तुतिकरण, तो बाजार स्वीकृति ना होने से विक्रय की मात्रा एवं लाभ परिमाण धीरे धीरे बढ़ता है। फिर विकास अवस्था जिसमें प्रभावी वितरण, विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन होता है, सफलता के लिए महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। इसमें कौन कौन से, प्रभावी वितरण, विज्ञापन और विक्रय संवर्धन। ठीक है, सफलता के लिए महत्वपूर्ण घटक है। लाभों की वृद्धि होती है, संभावनाओं से प्रेरित होकर प्रतिस्पर्धी भी बाजार में प्रवेश करने लगते हैं। फिर बाजार परिपक्वता, तो किसी एक बिंदु पर उत्पाद का विक्रय कम हो जाता है तथा उत्पाद की मांग कम हो जाती है और लाभ स्तर में कमी आने लगती है। तो पतन ही अवस्था में जाने से रोकने के लिए उत्पाद में नवाचार, शोध, सुधार की आवश्यकता होती है। तो बाजार परिपक्वता अवस्था। फिर पतन अवस्था क्या है, तो इस अवस्था में उत्पाद या तो अप्रचलित हो जाता है और उसके स्थान पर नया उत्पाद जगह ले लेता है। इस अवस्था में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा अनेक उत्पादों को बाजार से बाहर कर देती है। तो ये हो गया। फिर मूल्य क्या है, तो मूल्य की डेफिनेशन अब अपन बताएंगे, उन सभी गतिविधियों और निर्णय का योग है जो किसी उत्पाद के मूल्य को निर्धारित में लिए जाते हैं। ठीक है, तो ग्राहक द्वारा किसी वस्तु या सेवा के बदले विक्रेता को चुकाई गई धनराशि, ठीक है, मूल्य होती है वैसे तो, पर अपन मूल्य जो मिश्रण है उसमें बोलेंगे उन सभी गतिविधियों और निर्णय का योग है जो किसी उत्पाद के मूल्य के निर्धारण में लिए जाते हैं, मूल्य मिश्रण। ठीक है, फिर है मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक, तो लागत कितनी है, उत्पादन, वितरण और विक्रय की लागत। ठीक है, उत्पादन की, वितरण की और विक्रय की लागत। ठीक है, फिर है कौन सी, उद्देश्य, अधिक लाभ कमाना है तो उच्च मूल्य रखेंगे, अधिक बिक्री है तो मूल्य नीचे है। बाजार प्रतिस्पर्धा अगर अधिक है तो मूल्य कम, प्रतिस्पर्धा कम है तो मूल्य अधिक। उपभोक्ता की मांग और उपयोगिता के आधार पर और कानूनी नियम के आधार पर, क्योंकि अति आवश्यक वस्तुओं का अधिक मूल्य नहीं रख सकते। फिर मूल्य निर्धारण की विधियां कौन कौन सी हैं, तो एक तो होती है लागत आधारित, जिसमें लागत तथा अपेक्षित लाभ को देखते हैं। फिर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण, इसमें बाजार में प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए मूल्य तय किया जाता है। फिर है यंग रेटिंग प्राइसिंग, तो जब प्रतियोगियों द्वारा निर्धारित मूल्य के आसपास ही मूल्य निर्धारण किया जाता है तब स्थिति उत्पन्न होती है, तब गुणवत्ता में अत्यंत कम अंतर होता है। तो यंग रेटिंग प्राइसिंग क्या है, जब प्रतियोगियों द्वारा निर्धारित मूल्य के आसपास ही मूल्य निर्धारण किया जाता है, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब गुणवत्ता अंतर कम होता है। फिर मांग आधारित, जब मांग बढ़ती है तो मूल्य भी बढ़ाया जाता है। फिर मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण, तो ये क्या है, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए मूल्य को 99 या 999 के रूप में दिखाना। फिर उद्देश्य आधारित होते हैं कुछ, जैसे कम मूल्य रणनीति, ये होती है प्रवेशात्मक मूल्य निर्धारण होता है प्रवेश के टाइम पे, और बाजार में अग्रणी भागीदारी के लिए जैसे मूल्य को निम्न कर देते हैं। जियो ने सस्ते प्लास देकर बाजार पर कब्जा किया, तो कम मूल्य रणनीति होती है। ये प्रवेशात्मक मूल्य निर्धारण के समय होती है बाजार में अग्रणी भागीदारी के लिए। फिर उच्च मूल्य रणनीति क्या है, तो ये ब्रांड मूल्य निर्धारण करने के लिए जरूरी होती है। उत्पाद गुणवत्ता में अग्रिम स्थान पाना इसका लक्ष्य होता है। तो उस वाले का तो लक्ष्य क्या था, बाजार में अग्रणी भागीदारी पाना, और वो प्रवेश के समय पे मूल्य निर्धारण किया जाता है, और यहाँ पे ब्रांड मूल्य निर्धारण किया जाता है।
और उत्पाद गुणवत्ता में अग्रिम स्थान पाना इसका लक्ष्य है। मूल्य अधिक होता है, उदाहरण के लिए एप्पल और रोलेक्स। फिर सम विच्छेद बिंदु, तो जहाँ सभी लागत निकल जाए, कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पर कार्य करे, उसको सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। फिर मूल्य स्कीमिंग क्या है? शुरुआत में अधिक कीमत, फिर धीरे धीरे घटती है कीमत। जैसे नए आईफोन की कीमत शुरू में अधिक होती है और समय के साथ घटती है। फिर आता है स्थान, तो प्लेस मिश्रण। इसमें क्या है? निर्णय गतिविधियों का योग है जो एक उत्पाद को उचित समय, उचित लागत और उचित समय पर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यही है। यहाँ उत्पाद या सेवा को कहाँ, कैसे, किन चैनलों के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचाया जाता है, ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है, फिर इसके तहत भौतिक वितरण और वितरण माध्यम का चयन करते हैं। तो भौतिक वितरण कैसे करेंगे, वितरण के माध्यम के चयन कौन कौन से हैं? तो वितरण के चैनल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक तो प्रत्यक्ष चैनल होता है जिसमें कंपनी और उपभोक्ता होते हैं। फिर एक स्तर चैनल होता है जिसमें कंपनी, रिटेलर, उपभोक्ता होते हैं। फिर दो स्तर चैनल है जिसमें कंपनी, होलसेलर, रिटेलर और उपभोक्ता होते हैं। फिर एक होता है त्रिस्तरीय चैनल जिसमें कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर और उपभोक्ता होते हैं। तो प्रत्यक्ष में तो कंपनी, उपभोक्ता, एक स्तर में कंपनी, रिटेलर, उपभोक्ता, दो स्तर में कंपनी, होलसेलर, रिटेलर, उपभोक्ता, त्रिस्तर में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, उपभोक्ता। स्थान मिश्रण के घटक कौन कौन से हैं? तो वितरण चैनल होता है एक, तो जो उत्पाद ग्राहक तक सीधे पहुंचेगा, इसमें किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं पहुंचता। ठीक है, तो इसके घटक हैं वितरण चैनल। तो इसमें अपन एक तो चैनल का देख रहे थे, तो वितरण चैनल या तो प्रत्यक्ष हो सकता है या अप्रत्यक्ष हो सकता है। प्रत्यक्ष में तो सीधे ग्राहकों तक पहुंचेगा, और अप्रत्यक्ष में वितरकों या खुदरा खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से पहुंचेगा। फिर है वितरण के नेटवर्क। नेटवर्क हो सकते हैं जैसे थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता या ड्रॉप शिपिंग। तो थोक विक्रेता तो क्या होता है, बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और खुदरा विक्रेताओं को बेचते हैं। फिर खुदरा विक्रेता जो ग्राहक को प्रत्यक्ष बिक्री करते हैं। और ड्रॉप शिपिंग होते हैं, निर्माता सीधे ग्राहकों तक उत्पाद बेचता है और खुदरा विक्रेता सिर्फ ऑर्डर लेते हैं। तो इसके वितरण चैनल में तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो गए। वितरण नेटवर्क में थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और ड्रॉप शिपिंग हो गए। फिर तो स्थान मिश्रण के घटक में एक तो वितरण चैनल हो गए, वितरण नेटवर्क हो गए। फिर तीसरा है भौगोलिक कवरेज, जो उत्पाद को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरित करने की योजना। ठीक है, जैसे कि भारत में बहुत सारे आउटलेट है मैकडोनल्ड्स के। फिर लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला, तो ये भी इसी में आती है, स्थान वाले में। लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला जिसमें उत्पाद की स्टोरेज, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी रणनीति देखते हैं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन वितरण, जिसमें ऑफलाइन वितरण होता है और ऑनलाइन वितरण होता है। अब इसका महत्व क्या है? उपभोक्ताओं तक पहुंच, ठीक है, अच्छी होगी, सही वितरण से अधिक ग्राहकों तक। फिर प्रतियोगी लाभ होगा, तो बेहतर वितरण नेटवर्क ब्रांड को प्रतिस्पर्धा में आगे रखते हैं। लागत नियंत्रण, तो लागत कम होती है अगर अच्छा लॉजिस्टिक है। और संतोषजनक ग्राहक सेवा, अगर उत्पाद आसानी से उपलब्ध होगा तो ग्राहक संतुष्ट होंगे। तो महत्व क्या है इसके? उपभोक्ताओं तक पहुंच, प्रतियोगी लाभ, लागत कम और संतोषजनक ग्राहक सेवा। फिर भौतिक वितरण। भौतिक वितरण क्या है? तो वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उत्पादों का निर्माण स्थल से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? आदेश का प्रक्रिया होती है, परिवहन होता है, भंडारण और स्टॉक नियंत्रण। तो आदेश की प्रक्रिया, परिवहन, भंडारण और स्टॉक का नियंत्रण। फिर भौतिक वितरण के घटक अपन देखते हैं। आदेश की प्रक्रिया, ग्राहक से ऑर्डर लिए जाते हैं, ऑर्डर के अनुसार माल की डिलीवरी की जाती है। ठीक है, फिर परिवहन। परिवहन क्या है? वस्तु एवं कच्चे माल को उत्पाद बिंदु से बिक्री तक ले जाने का माध्यम है। फिर भंडारण। भंडारण क्या है? उत्पादों को उपभोक्ता की मांग तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, वस्तुओं को संग्रहण और वर्गों में विभक्त करने का कार्य है। मुख्य उद्देश्य वस्तुओं को उचित स्थान पर रखना और संग्रहण करने की व्यवस्था करना है। ठीक है, फिर इससे क्या होता है? वस्तुओं के उत्पादन के समय और उनके उपभोग के समय में अंतर होता है, इसलिए भंडारण की आवश्यकता होती है। फिर संग्रहित माल पर नियंत्रण। तो संग्रहित माल पर नियंत्रण ये क्या है? यह तय करना कि कितना स्टॉक रखा जाए ताकि मांग और आपूर्ति संतुलित बनी रहे। ठीक है, तो ये है। तो जीआईटी ये कंसेप्ट होता है जस्ट इन टाइम, केवल जरूरत पड़ने पर स्टॉक लाना। और ईओक्यू होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी लागत को न्यूनतम करने के लिए सही मात्रा में ऑर्डर देना। तो इसके घटक कौन कौन से हो गए? भौतिक वितरण के आदेश की प्रक्रिया, परिवहन, भंडारण और संग्रहित माल पर नियंत्रण। फिर एक होता है संवर्धन। संवर्धन मिश्रण, तो ये क्या है? उन सभी गतिविधियों का योग है जो उत्पाद की विशेषताओं को ग्राहकों के सामने रखता है और क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर प्रवर्तन मिश्र, तो इसमें क्या है? यह संगठन द्वारा अपने संप्रेषण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रवर्तन,
तो संप्रेषण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी परिवर्तन तकनीकों को मिलाकर प्रयोग करना परिवर्तन मिश्र कहलाता है, जिसमें उत्पाद सेवाओं के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने की गतिविधियों का योग है। इसके तहत क्या आते हैं? विज्ञापन, व्यक्तिगत बिक्री, बिक्री संवर्धन और प्रचार। तो एक तो विज्ञापन, व्यक्तिगत बिक्री, बिक्री संवर्धन और प्रचार आता है। अब विज्ञापन क्या है? तो विज्ञापन है परिवर्तन की एक अवैयक्तिक तकनीक है जो सेवा के जो उत्पाद और सेवा के उपयोगकर्ता को संप्रेषण के लिए प्रयोग की जाती है। ये विशेषताएं इसकी जैसे एक तो भुगतान स्वरूप की होती है, पेड फॉर्म में होती है, अवैयक्तिक होती है और चिन्हित विज्ञापन दाता होते हैं। ठीक है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच हो जाती है, कम खर्चीली होती है, अनेक माध्यम उपलब्ध होते हैं, वैधता होती है और स्पष्टता होती है। कंप्यूटर डिजाइन और ग्राफिक के माध्यम से सही संप्रेषण एवं आकर्षण संप्रेषण हो पाता है। फिर व्यक्तिगत बिक्री क्या है? जब कंपनी के द्वारा विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति के माध्यम से संभावित ग्राहकों से संपर्क किया जाता है। तो विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति के माध्यम से संभावित ग्राहकों से संपर्क कर उत्पादन के संबंध में संप्रेषण करना व्यक्तिगत बिक्री है। यहाँ पे व्यक्तिगत स्वरूप होता है क्योंकि दो तरफा संप्रेषण होता है, व्यक्तिगत संबंध बनते हैं, लोचपूर्ण होते हैं क्योंकि आवश्यकताओं के अनुसार समायोजन कर पाते हैं। फिर प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर हो पाता है, समस्याओं का तुरंत जवाब मिल पाता है और कम खर्चीला होता है ये भी। तो व्यक्तिगत स्वरूप है, व्यक्तिगत संबंध बनते हैं, लोचपूर्ण होती है, प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर मिलता है और कम खर्चीला है। फिर है विक्रय संवर्धन। तो विक्रय संवर्धन क्या है? लघु अवधि की अस्थायी प्रेरणा जिनके माध्यम से वस्तुएं एवं सेवाओं के तुरंत क्रय करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये तो लघु अवधि की अस्थायी प्रेरणाएं जो वस्तुएं सेवाओं को तुरंत क्रय करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसके तहत छूट, कटौती, मूल्य वापसी, एक दूसरा उत्पाद उपहार स्वरूप देना, अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप देना, ड्रॉ, लक्की ड्रॉ, उपयोग योग्य लाभ, अन्य वाउचर, 0% पर फाइनेंस, ये सब दिए जाते हैं। फिर लाभ क्या है? ध्यान आकर्षण होता है, नए उत्पादों के बाजार में प्रस्तुतिकरण में उपयोगी है और सभी परिवर्तन माध्यमों के साथ तालमेल बिठाता है। फिर जनसंपर्क क्या है? कंपनी की ब्रांड छवि सुधारने और सकारात्मक धारणा बनाने के लिए की जाने वाली गतिविधियां हैं। तो ब्रांड छवि को सुधारने के लिए और सकारात्मक धारणा बनाने के लिए लोगों में कंपनी के, उसको जनसंपर्क कहते हैं। इसके माध्यम से व्यवसाय के बारे में सूचना का प्रसार किया जाता है, ख्याति का निर्माण करना होता है, जनता की अभिवृद्धि का मॉनिटर करना और कंपनी सकारात्मक छवि का निर्माण करना आता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन? सूचना का प्रसार करते हैं, ब्रांड के बारे में ख्याति का निर्माण करते हैं, जनता की अभिवृद्धि को मॉनिटर करते हैं, कंपनी की सकारात्मक छवि का निर्माण करते हैं। इसके माध्यम हो सकते हैं जैसे प्रचार, मीडिया कवरेज हो गया, प्रेस में विज्ञप्ति हो गई, सीएसआर गतिविधियां हो गई कि हम बहुत ज़्यादा लोगों की भलाई कर रहे हैं। फिर लॉबी लॉबी प्रचार हो गया, निगमित संप्रेषण हो गया, जनता तथा संगठन के कर्मचारियों के साथ व्यापार मेले। निगमित संप्रेषण में जनता और संगठन के कर्मचारियों के साथ व्यापार मेले हो गए। तो ये हैं प्रचार से, प्रेस विज्ञप्ति से, सीएसआर गतिविधि से, लॉबी प्रचार से और निगमित संप्रेषण से। फिर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। अब अगला है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बोलेंगे माल एवं सेवाओं के प्रवाह का प्रबंधन है। माल और सेवाओं के प्रवाह का प्रबंधन है, सभी गतिविधियां शामिल है जो कच्चे माल के स्रोत से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के बीच की जाती है, जैसे कच्चे माल का निर्धारण, उत्पादन, बजट, परिवहन और भंडारण, रिकवरी। तो सभी गतिविधियां शामिल है जो कच्चे माल के स्रोत से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के बीच की जाती है, कच्चे माल का निर्धारण, उत्पादन, बजट, परिवहन, भंडारण, रिकवरी। तो यही है। फिर उद्देश्य क्या है? लागत को कम करना, लाभ में वृद्धि करना, सही उत्पाद सही समय पर सही स्थान पर उचित लागत के साथ उपलब्ध करवाना, ग्राहक का विशेष ध्यान रखना और बस यही है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के घटक। तो घटक में तो आते हैं उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता और ग्राहक। ठीक है। तो आपूर्तिकर्ता, उत्पादक, भंडारक, वितरक, फिर थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, ग्राहक, ये सब आ गए। ठीक है। फिर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के चरण। तो इसमें चरण है नियोजन, फिर बनाना या विकसित करना, बनाना। तो पहले नियोजन बनाना, फिर बनाना, या विकसित करना संबंध कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत से, फिर उत्पाद बनाना, फिर वितरण करना और रिटर्न माल की वापसी। ठीक है। महत्व क्या है? लागत कम हो जाती है, लाभ में वृद्धि होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, ग्राहक सेवा को बढ़ावा मिलता है और उत्पादन की लागत में कमी आती है। ठीक है। फिर है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की समक्ष चुनौतियां क्या हैं? तो गुणवत्ता सेवा उपलब्ध करवाना पहला, तो उचित समय पर। फिर लागत में वृद्धि हो सकती है,
उचित प्रबंधन के अभाव में आपूर्ति श्रृंखला में जोखिम सदैव दबाव की स्थिति बनाए रखता है। आपूर्तिकर्ता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना एक चुनौती है और योग्य कर्मियों को प्राप्ति, ठीक है। फिर है प्रचालन तंत्र यानी लॉजिस्टिक तंत्र। तो ये क्या है? तो ये आपूर्ति श्रृंखला का ही एक अंग है। इसमें सामग्री व वस्तु का उत्पादन करना तथा उनको उचित स्थान पर उचित मात्रा में वितरण करने की प्रक्रिया है। तो इसमें सामग्री और वस्तु का उत्पादन करना है और उसको उचित स्थान पर उचित मात्रा में वितरण करने की प्रक्रिया प्रचालन यानी परिवहन और आपूर्ति मिश्रण शामिल है इसमें। तो उचित मात्रा में वितरण करने की प्रक्रिया प्रचालन, ठीक है। तो प्रचालन मिश्रण कहलाती है ये, ठीक है। तो परिवहन और आपूर्ति, तो अर्थात सही उत्पाद को सही समय पर सही लागत सही स्थान पर पहुंचाना। तो सीधी बात है, इसमें उत्पाद करना और इनको सही उचित स्थान पर उचित मात्रा में वितरण करने की प्रक्रिया ही है ये। फिर इस परिवहन मिश्रण के तत्व क्या हैं? तो इसमें आदेश की प्रक्रिया, भंडारण, वस्तु को सुरक्षित रखना, पैकेजिंग, स्टॉक प्रबंधन, परिवहन, सूचना प्रबंधन, ये सब है। पर अगर मुख्य रूप से अपन तो 4 ही लिख देंगे, 7 वालों को हटाएंगे, अपन को लिखना है स्टॉक, फिर भंडारण, आदेश की प्रक्रिया और डिलीवरी या फिर वितरण। तो स्टॉक, भंडारण, आदेश की प्रक्रिया या वितरण, ठीक है। तो अपन पहले बताएंगे आदेश की प्रक्रिया में कि ग्राहक से आदेश लेना और आदेश के अनुसार वस्तुओं को उपलब्ध करवाना, ठीक है ये। फिर भंडारण, जो भी उत्पादित किया है तुरंत बेचना नहीं है, तो उसे स्टोर किया जा सकता है, उसको भंडारण कहते हैं, ठीक है। फिर है एक होता है स्टॉक। स्टॉक क्या है? वस्तु व उत्पाद के स्टॉक को बनाए रखना। और फिर डिलीवरी, वितरण। वितरण में क्या है कि सही मतलब उत्पाद उत्पाद को उपभोक्ता या उपयोगकर्ता तक सही समय पे पहुंचाना, ठीक है। बस यही है वितरण। तो इसके 4 ही अपन बताएंगे, स्टॉक, भंडारण, आदेश की प्रक्रिया और वितरण। ये इसके तत्व हैं, किसके? परिवहन मिश्रण के या फिर प्रचालन तंत्र के। फिर फील्ड ऑफ लॉजिस्टिक, इसको हटाते हैं। अब इसको क्या है? वस्तु सूची के रख रखाव को निर्धारित करने वाला कारक क्या है? इन्वेंटरी को, है ना। तो उपभोक्ता को सेवा प्रदान करने के संबंध में फर्म की नीति क्या है? फिर बिक्री का सटीक पूर्वानुमान। फिर यदि उत्पादन मांग के अनुरूप तो वस्तु उत्पादन में समय लेता है, तो उत्पादनकर्ता मांग के अनुरूप वस्तु उत्पादन में समय लेता है, तो ठीक है स्टॉक रखना होगा। फिर इन्वेंट्री की लागत कम है तो स्टॉक ज्यादा रखना होगा, और लागत कम है तो स्टॉक कम रखना होगा। फिर भंडार गृह के प्रकार है, एक तो निजी भंडार गृह होता है, एक बंधक माल गोदाम होता है, और एक सरकारी भंडार गृह होता है। इसके सरकारी में आ गए भारतीय खाद्य निगम। और बंधक में जो माल दूसरे देश से आयातित होता है, किंतु आयत कर आयात कर का भुगतान नहीं करने से उनके माल को बंधक के रूप में रखा जाता है। फिर आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स में डिफरेंस देखें, तो आपूर्ति श्रृंखला है ये एक रणनीतिक प्रक्रिया है, लॉजिस्टिक एक परिचालन प्रक्रिया है। फिर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में कच्चे माल की खरीद से लेकर उत्पाद के अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया है। तो लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला का भाग है और उत्पाद को सही समय सही स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया है। फिर एससीएम में पूरी सप्लाई चेन को कुशल बनाता है, जैसे खरीद को, उत्पादन को, वितरण को, ग्राहक सेवा सब शामिल है इसमें, तो पूरी सप्लाई चेन को है। तो लॉजिस्टिक में मुख्य रूप से डिलीवरी और स्टोरेज पर ध्यान देता है। फिर फोकस होता है इसका एससीएम का व्यापार प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, पर इसमें मुख्य फोकस है कुशल आवाजाही पे भंडारण। फिर एससीएम, इसमें एआई, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। पर लॉजिस्टिक में अपन ट्रैकिंग सिस्टम, जीपीएस, आरएफआईडी, ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग इनका उपयोग करते हैं। एससीएम में समस्या होने पर पूरी सप्लाई चेन प्रभावित होती है, यहाँ समस्या होने पर केवल शिपिंग और इन्वेंट्री में देरी होती है। और यहाँ पे एससीएम संपूर्ण सप्लाई चेन की लागत को कम करने का प्रयास करता है, पर लॉजिस्टिक विशेष रूप से शिपिंग और वेयर हाउस की लागत को कम करने का प्रयास करता है। फिर अगला है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में अपन क्या बताएंगे? इंटरनेट के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियां जैसे कि आदेश निर्माण, भुगतान, प्रचार या फिर विज्ञापन और वितरण और ग्राहकों के साथ संप्रेषण करने की क्रिया, है ना। तो ये सारी, तो इंटरनेट के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियां जैसे कि ऑर्डर प्लेस, आदेश निर्माण, फिर पेमेंट भुगतान, एडवर्टाइजमेंट प्रचार प्रसार, डिलीवरी वितरण और ग्राहकों के साथ संप्रेषण करने की प्रक्रिया, ठीक है। अब ई कॉमर्स के लाभ क्या है? क्रेता और विक्रेता के बीच निकटता होती है, क्रेताओं और विक्रेताओं की व्यापक रेंज हो जाती है, समय सीमा वैधता से मुक्ति हो जाती है, ठीक है। कम समय और उचित कीमत पे ये वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, पारदर्शी चैनल होता है, उत्पाद वितरण लागत में कमी होती है, रोजगार को बढ़ावा मिलता है। इसको अपन 2 तरीके से बता सकते हैं, एक तो व्यापारी और ग्राहक के उद्देश्य। तो व्यापारी को तो राष्ट्रीय पहुँच मिलती है, पहुँच बढ़ती है, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है, लाभदायकता बढ़ती है। और ग्राहकों के लिए जैसे
जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पाती है, समय की बचत होती है, जब चाहे तब खरीद कर सकते हैं, शिकायत निवारण तंत्र है, वित्तीय समावेशन है। फिर इसकी सीमाएँ क्या हैं, तो प्रीडेटरी प्राइसिंग होती हैं, ठीक है? तो प्रीडेटरी प्राइसिंग में क्या है, सेवा उत्पाद को अल्प अवधि के लिए घाटे के स्तर से कम रख देते हैं, जिससे और खिलाड़ी मतलब मार्केट से, बाजार से बाहर हो जाएँ। फिर कार्टेलाइज़ेशन होते हैं, जिसमें उत्पादक, विक्रेता, वितरकों, व्यापारी और सेवा प्रदाताओं एक का एक संग आपसी समझौते से उत्पादन, वितरण, बिक्री, मूल्य, वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के प्रावधान को सीमित और नियंत्रित करते हैं। फिर भौतिक अवलोकन संभव नहीं हो पाता है, निजता भंग होने का खतरा रहता है, धोखाधड़ी की संभावनाएँ रहती हैं, क्योंकि पारदर्शी विवाद निवारण तंत्र का अभाव होता है। नशीले पदार्थों की तस्करी का खतरा बढ़ जाता है। फिर पारंपरिक बिजनेस और ई-कॉमर्स के बीच में अंतर क्या है? तो स्थापना स्थापना कठिन है पारंपरिक की। फिर स्थापना की आवश्यकता, ई व्यवसाय की सरल है, फिर स्थापना में आवश्यकता होती है, जैसे कच्चे माल के स्रोत की, उत्पाद की, बाजार की। पर ई व्यवसाय में किसी की जरूरत नहीं है। फिर ग्राहक से संपर्क यहाँ पे मध्यस्थों के द्वारा होता है, यहाँ पे प्रत्यक्ष होता है। फिर यहाँ पे संगठनात्मक ढांचे में पद सौंपानी की व्यवस्था के कारण ऊर्ध्वाधर और लंबा होता है पारंपरिक में, पर यहाँ पे समतल होता है, सीधे आदेश लिए जाते हैं और संचार के कारण, ठीक है। फिर अंतर व्यक्तिक स्पर्श यहाँ पे बहुत अधिक होता है और यहाँ पे बहुत कम होता है। फिर मानव संसाधन, अर्ध कुशल या अकुशल भी चलेगा पारंपरिक में, पर ई व्यवसाय में तकनीकी रूप से कुशल ही चलेगा। फिर लेन देन के लिए जोखिम, तो यहाँ पे जोखिम कम होता है, क्योंकि संपर्क आमने सामने होता है। ई व्यवसाय में पहचान ना होने के कारण जोखिम अधिक होता है। फिर वैश्वीकरण, तो पारंपरिक में कम होता है और यहाँ पे वैश्वीकरण बहुत अधिक होता है। फिर ई व्यवसाय का क्षेत्र क्षेत्र तो बताएंगे फर्म टू फर्म। तो ई व्यवसाय का क्षेत्र है स्कोप ऑफ बिजनेस, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपन बताएंगे लेन देन और नेटवर्क को विस्तार को शामिल किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन और नेटवर्क के विस्तार को शामिल किया जाता है ई व्यवसाय के क्षेत्र में। जैसे फर्म टू फर्म लेन देन, दोनों पक्ष व्यवसायिक फर्म में शामिल हैं, जैसे कोलेब्रेशन, व्यावसायिक बातचीत, टेंडर आमंत्रित करना। फिर एक होती है फर्म से ग्राहक, जिसमें एक छोर पर व्यावसायिक फर्म है, दूसरे छोर पर ग्राहक होते हैं। फिर ग्राहक से ग्राहक, जिसमें व्यवसाय व्यापार की उत्पत्ति ग्राहकों से होती है और उसका अंतिम गंतव्य भी ग्राहक होता है। फिर बी कॉमर्स क्या है? इसमें एक फर्म के भीतर विभिन्न विभाग और व्यक्तियों के मध्य इंटरनेट के द्वारा पारस्परिक संपर्क किया जाता है। फिर आता है ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग बताएंगे अपन, ये है विपणन का नवीनतम रूप है। इसमें इंटरनेट पर वस्तुओं व सेवाओं के संवर्धन करने की प्रक्रिया है। इसके उदाहरण अपन जरूर देंगे, वीडियो के द्वारा, ईमेल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, पेपर क्लिक के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड के द्वारा, फिर वायरल मार्केटिंग के द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के द्वारा, ठीक है। तो यही है इसकी उपयोगिता क्या है? 24/7 सेवाएँ, कम खर्चा है, अधिकतम लोगों तक पहुँच है, लचीलापन है, लंबी अवधि तक बाजार में कैंपेन किया जा सकता है, तीव्र परिणाम मिलते हैं और आसानी निगरानी है। फिर मार्केटिंग की वो बाधाएँ क्या हैं? तो गुणवत्ता पे संदेह होता है, अधिक लोगों तक पहुँच होती है ना? गुणवत्ता पे क्या, एक तो संदेह होता है, फ्रॉड की समस्या होती है, छोटे व्यवसायों के लिए नहीं है ये, और धन और कौशल की ज़रूरत होती है, सभी जगह वेबसाइट उपलब्ध नहीं होती। कम लोगों को इंटरनेट एवं कंप्यूटर की प्रचलन की जानकारी होती है, इंटरनेट व कंप्यूटर सुविधाओं का अभाव है, जोखिम की संभावनाएं बनी रहती हैं, बिना ब्रांड के उत्पादों का विपणन कठिन होता है। फिर ई विपणन कॉमर्स के लाभ क्या हैं? तो एक तो व्यवसायियों के लिए लाभ है, जैसे कि बाजार का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार, ग्राहकों की संख्या में बढ़ावा, नए प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ताओं को ढूंढा जा सकता है, और संवर्धन लागतों में कमी लाई जा सकती है, और सभी सूचनाएं कम लागत पर शीघ्रता से एकत्रित की जा सकती हैं। फिर ग्राहकों के लिए लाभ है, उत्पाद व सेवाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध, उपभोक्ता जब चाहे जब खरीद सकता है, कम समय में खरीदारी कर सकता है, और अपनी शिकायत व सुझावों से फर्म को आसानी से अवगत करवा सकता है। रोजगार की संभावनाएं भी होती है। फिर समाज को लाभ क्या है? सभी वर्गों के लोग अच्छी और सस्ती वस्तुओं का लाभ उठा सकते हैं। समाज को परिवहन, प्रदूषण समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, और प्रत्येक कोने में आसान उपलब्धि से उपलब्ध हो जाते हैं, देश के प्रत्येक कोने में। तो उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। फिर व्यावसायिक नैतिकता क्या है? तो व्यावसायिक नैतिकता उन नैतिक सिद्धांत, मूल्य और आचार संहिताओं का समूह है। किनका? सिद्धांतों का, मूल्य का और आचार संहिताओं का, जो किसी व्यवसाय या संगठन के संचालन को सही या न्याय संगत दिशा में बनाए रखता है। ठीक है, तो ये है। फिर अपन को इसमें बताना है इस
तो व्यवसायिक नैतिकता क्या है? उन नैतिक सिद्धांत, मूल्य और आचार संहिताओं का समूह है जो किसी व्यवसाय या संगठन के संचालन को सही और न्यायसंगत दिशा में बनाए रखते हैं। इस बात को सुनिश्चित करता है कि व्यापारिक गतिविधियां ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता से संचालित हों और ये व्यक्तिगत हितों के साथ-साथ सामाजिक हितों के सामंजस्य पे बल देता है, ठीक है? फिर व्यावसायिक नैतिकता का महत्व क्या है? तो व्यावसायिक नैतिकता का महत्व है, ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ती है, ग्राहक संतुष्टि और वफादारी बढ़ती है, कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ती है, कानूनी समस्याओं से बचाव होता है और लंबे समय तक व्यावसायिक सफलता हो पाती है। फिर इसके बाद चलें व्यावसायिक नैतिकता के तत्व क्या हैं? तो इसमें क्या है, उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, ठीक है? सामान्य कोड का प्रकाशन होना चाहिए, अनुपालन तंत्र की स्थापना होनी चाहिए, प्रत्येक स्तर पे कर्मचारियों को सम्मिलित करना चाहिए और परिणामों का मापन किया जाना चाहिए। फिर व्यापारियों से निर्णय में किस प्रकार की नैतिकता अपेक्षित है? तो यहाँ पे सेवा के बारे में सही जानकारी दें, वस्तु एवं सेवा के चयन की स्वतंत्र हो, उपभोक्ता को करवाएँ, ठीक है? किसी प्रकार का दबाव नहीं हो, ठीक है? फिर गुणवत्ता युक्त और उचित कीमत पर उपलब्ध करवाना। तो 4 चीज़ें हैं, सेवा के बारे में सही जानकारी, फिर उपभोक्ता को वस्तु एवं सेवा के चयन की स्वतंत्रता, गुणवत्ता युक्त वस्तु उचित कीमत पर और ग्राहकों से सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना। फिर है निगमित नैतिकता, तो ये क्या है? ये कंपनी या कॉर्पोरेट के भीतर नैतिक सिद्धांत और आचार संहिताओं को संदर्भित करता है। तो ये क्या है? कंपनी के भीतर ये कॉर्पोरेट कंपनी के भीतर नैतिक सिद्धांत और आचार संहिता को संदर्भित करता है। इसमें कंपनी की नीतियाँ, नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व, कार्य संस्कृति शामिल होते हैं। ठीक है? तो नीतियाँ क्या हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, नेतृत्व कैसा है, कार्य संस्कृति कैसा है, तो ये सिर्फ़ कंपनी के अंदर की बात है कि वहाँ पे कैसे चल रही है उनकी पॉलिसी, वो उसमें लीडरशिप, सीएसआर और उसकी वर्क कल्चर। तो ये एक्चुअली में सबसेट है किसका? जो अपना कॉर्पोरेट वो थी ना अपना ये जो बिज़नेस एथिक्स थी, उसके अंदर का ही पार्ट है ये, ठीक है? फिर उपभोक्ताओं के प्रति कॉर्पोरेट की ज़िम्मेदारी होती है, जैसे वस्तु और गुणवत्ता के मानक को बनाए रखना, सेवाओं और वस्तुओं को नियमित आपूर्ति, विज्ञापन में सत्यता और शिकायतों का त्वरित निस्तारण। फिर कर्मचारियों के प्रति होता है जैसे उचित वेतन, मुआवजा, ठीक है? अच्छी कार्यदशाएँ, व्यक्तिगत विकास के अवसर। फिर स्वामियों के प्रति होते हैं जैसे निवेश की सुरक्षा, निवेश की उचित और नियमित वापसी, व्यापार की वित्तीय स्थिति के बारे में समय-समय पर पूरी जानकारी। फिर सरकार के प्रति होता है नियम कानूनों का पालन, समय पर कर और कर्तव्यों का भुगतान, सामाजिक समस्याओं को हल करने में मदद करना। समाज के प्रति होती है जैसे प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करना, अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना। फिर बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट एथिक्स में डिफरेंस क्या है? तो बिजनेस एथिक्स है व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित होती है, जो उद्योग और व्यवसाय के संचालन में नैतिकता ईमानदारी सुनिश्चित करता है। फिर कॉर्पोरेट एथिक्स है विशेष संगठन या कंपनी की आंतरिक नीतियां सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी होती हैं। फिर बिजनेस एथिक्स इसका दायरा ये व्यवसाय या उद्योग पर लागू होता है जैसे बैंकिंग, फार्मा, टेक्नोलॉजी आदि। तो पूरे व्यवसाय या उद्योग पे लागू होता है ये तो। और ये किसी कंपनी के आंतरिक नियमों, कार्य संस्कृति, नैतिक आचार संहिता से संबंधित होता है। तो इसका दायरा तो पूरे ही व्यवसाय पे ही है। फिर इसका मुख्य फोकस क्या है? संतुष्टि, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी व्यापार और कर्मचारी अधिकारों का संरक्षण। बिजनेस एथिक्स का कौन सा? संतुष्टि, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी व्यापार। और कॉर्पोरेट एथिक्स का है नेतृत्व, कॉर्पोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व, कंपनी के आंतरिक संचालन और पर्यावरण जिम्मेदारी। फिर उदाहरण क्या है? निष्पक्ष मूल्य निर्धारण, ग्राहक से धोखाधड़ी न करना और गुणवत्ता मानकों का पालन करना इसका उदाहरण है। और कॉर्पोरेट एथिक्स का उदाहरण है किसी कंपनी की आंतरिक आचार संहिता, कर्मचारी नीति, डेटा प्राइवेसी, पर्यावरण सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं। अब इन दोनों में संबंध क्या है? तो निगमित नैतिकता व्यावसायिक नैतिकता का ही हिस्सा होती है। एक संगठन अपनी व्यावसायिक नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंतरिक निगमित नैतिकता विकसित करता है। तो सीधी बात है, अगर व्यावसायिक नैतिकता सुनिश्चित करनी है ना, तो आंतरिक निगमित नैतिकता विकसित करनी होगी। तो बस यही है। फिर व्यावसायिक नैतिकता बिजनेस एथिक्स से संबंधित अन्य तथ्य क्या है? तो नैतिक निर्णय, व्यापारिक निर्णयों में नैतिक मूल्य को शामिल करना, ठीक है? फिर किसी स्थिति में सही गलत के बीच निर्णय लेना, उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापन से बचाना, ये तो हो गया नैतिक निर्णय। फिर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? समाज पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाना। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बड़ी कंपनी को अपने शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर गतिविधि खर्च करना अनिवार्य है, ठीक है? फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस संगठन को नैतिकता और पारदर्शिता से संचालित करने की प्रणाली है। इसमें निदेशक मंडल, शेयर धारकों के अधिकार, लेखा परीक्षाओं का प्रबंधन शामिल है, ठीक है? फिर उदाहरण जैसे सत्यम घोटाले 2009 के बाद भारत में सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत किया। फिर हितों का टकराव,
तो किसी व्यक्ति या संगठन के व्यक्तिगत हित व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए सरकारी अधिकारी अपने रिश्तेदारों को अनुबंध दिलाने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हैं। फिर ग्रीन एथिक्स क्या है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी व्यवसाय द्वारा, जैसे कार्बन फुटप्रिंट कम करना, प्लास्टिक मुक्त पैकेजिंग, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना। ठीक है। विसल ब्लोइंग क्या है? जब कोई कर्मचारी या व्यक्ति कंपनी की अनैतिक और गैरकानूनी गतिविधियों का क्या करता है? खुलासा करता है। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 का सत्यम घोटाले में कंपनी के अंदरूनी व्यक्ति ने खुलासा किया था। फिर नैतिक विपणन क्या है? ग्राहकों के साथ पारदर्शिता, निष्पक्षता बनाए रखना, भ्रामक झूठे वादे, अनुचित मूल्य निर्धारण से बचना। जैसे टाटा, पतंजलि अपने उत्पादों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर ध्यान देते हैं। फिर कॉर्पोरेट फ्रॉड और अनैतिक प्रथाएं क्या हैं? तो कंपनी द्वारा जानबूझकर धोखाधड़ी करना, नियमों का उल्लंघन करना, जैसे सत्यम घोटाला 2009। फिर डेटा प्राइवेसी और नैतिकता क्या है? तो उपभोक्ता की निजी नैतिक जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है। और भारत में डिजिटल प्रोटेक्शन कानून लेके आए हैं 2023 में। डिजिटल प्रोटेक्शन, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों पर डेटा लीक और इन सब के लिए रोकने के लिए। फिर न्याय संगत व्यापार, तो क्या है? व्यापार गतिविधियों में पारदर्शिता, निष्पक्ष बनाए रखना, ग्राहकों और प्रतिस्पर्धियों के साथ धोखाधड़ी या अनुचित लाभ ना लेना, यह है न्याय संगत व्यापार। इसके साथ ग्राहक और प्रतिस्पर्धी दोनों के साथ। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।